I'll request Honorable Minister to address. हरिद्वार की पावन पवित्र धरती पे एकत्रित भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबका खास तौर पे पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स का, घाई साहब का और सारे जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है उनका शुक्राना करती हूं कि मुझे इस पवित्र धरती पे आके नमन करने का आपने ये मौका बख्शा, और वो भी एक ऐसे अहम मुद्दे पे फूड प्रोसेसिंग, जो मैं समझती हूं कि आज देश में जे एक ऐसा विभाग है जो आने वाले समय में देश के प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट में बहुत कैटालिटिक रोल प्ले कर सकता है, तो मैं कह सकती हूं कि ये फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है। और शायद इसी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये मिनिस्ट्री पहले एग्रीकल्चर के साथ कंबाइंड थी, और आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर अपने आप में इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि शायद फूड प्रोसेसिंग की तरफ जितना ध्यान देने की जरूरत है उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। और इसको समझते हुए कि ये इंडस्ट्री कितना कैटालिटिक रोल देश की प्रोग्रेस में ही नहीं लेकिन उन चीजों को एड्रेस करने में जो आज हम सबको किसी ना किसी तरह इफेक्ट करती है, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको एक अलग मंत्रालय बना के, एक अलग डेवलपमेंट का रोड मैप देके, मैं समझती हूं कि देश की आने वाले समय में प्रगति को देखते बढ़ाने के लिए और उन सारी चीजों को एड्रेस करने के लिए जिसके बारे में अलग अलग स्पीकर्स ने अभी उसका जिक्र किया है। आप सारे जानते हैं कि ये एक ऐसा उद्योग है फूड प्रोसेसिंग, जो इतना बड़ा कारखाना जो लगता है, तो इस उद्योग का रॉ मटेरियल ही किसान की फसल होती है। तो जो किसान की फसल किसी कारखाने की या उद्योग की रॉ मटेरियल होएगी, और जितना वो उद्योग बढ़ेगा उतना ही मैं समझती हूं कि किसान की फसल की मार्केट बढ़ेगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी, एंड इन अ वे किसान के हालात में बहुत बड़ा सुधार आएगा। इसमें कोई शक नहीं कि आवर कंट्री इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। बहुत बड़ी आबादी किसानी पर निर्भर है। आपके उत्तराखंड में मेरा ख्याल 80% आपकी आबादी शायद एग्रीकल्चर पर निर्भर है, और इसको देखते हुए आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे का रॉ मटेरियल आपके प्रदेश पे अवेलेबल है, जहाज से उतरते हुए मैंने देखा कि एक एक इंच कैसा हरा भरा था, और मुझे ये ध्यान आया कि इधर पानी भी है, इधर धरती मिट्टी भी अच्छी है, तो कितना पोटेंशियल है। एंड हकीकत यही है कि हमारे देश में पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि आज हम अंदाजा नहीं लगा सकते। आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और सीरियल्स सारी दुनिया में हिंदुस्तान है। पोल्ट्री होए, मरीन होए, हर एक क्षेत्र पे हमारी प्रोडक्शन दुनिया के अव्वल नंबरों में गिनी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, किसान के हालात खराब हैं, महंगाई भी है। वेस्टेज की बात करें तो मेरा ख्याल जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा, क्योंकि जे कोई आंकड़ों की तरफ देखे तो आंकड़े तो फिर भी कहते हैं, जैसे हमारी डिपार्टमेंट में स्टडी करवाई कि 18% तक वेस्टेज है, लेकिन हकीकत तो आए दिन अखबार में पढ़ने को मिलता है, कई सदियों से, अभी आज की बात नहीं, कि कभी आलू किसान ने जमीन में ही निकाले ही नहीं क्योंकि मंडी में भाव नहीं मिल रहा था, कभी टमाटर सड़कों में फेंक दिया, कभी कुछ सड़कों। तो इन सब की वेस्टेज की क्या क्वांटम हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं कह सकती हूं कि ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक तरफ किसान के हालात को सुधारने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा किसान की जब डिमांड होगी फसल की, अपने आप ये इंडस्ट्री उसके साथ टाई अप करके उनको ऐसे की टेक्नोलॉजी, ऐसे की सीड्स देगी जिससे उनको उस तरह का उत्पादन मिलेगा जिससे उनकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अच्छी तरह से चल सकती है। सो इट विल बी अ पार्टनरशिप बिटवीन द फार्मर एंड द प्रोसेसर, एंड दिस इज व्हाट इज नीडेड। दूसरी तरफ मैं ये भी कह सकती हूं कि जितनी प्रोसेसिंग होगी उतनी वेस्टेज घटेगी। जो मंडियों में दाम सही नहीं मिल रहा तो आप जाके किसी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को दीजिए, कम से कम ये हालात तो नहीं होएगा कि सड़क में फेंकना हो या मंडी में पड़ा पड़ा सड़ता रहे। तो जब प्रोसेसिंग बढ़ेगी, वेस्टेज घटेगी, वेस्टेज के कारण अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, तो कंज्यूमर, जो हम हर एक इंसान, एक एक हिंदुस्तानी आज कंज्यूमर है, हमको फिर कंज्यूम करने के लिए अच्छे दामों में मिलेगी, तो देश की इन्फ्लेशन भी घटेगी। सो ये तीनों चीजों को कंज्यूमर को बेनिफिट करती है, फार्मर को बेनिफिट करती है। और तीसरी चीज, जैसे माननीय आचार्य जी ने कहा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जब बात करी जाए तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, और ऐसे लोगों को जो पाए अनपढ़ होए
इलिटरेट हो, उनको कोई हाथ में कोई हुनर भी ना हो, तो सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, क्लीनिंग ऐसे के काम तो वो भी कर सकते हैं। सो सबसे ज्यादा हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी है। और हमारे देश में आज ये देखा जाए तो इन्हीं चीजों की तो कमी है कि किसान को अच्छी कीमतें मिले, कंज्यूमर को अच्छे दाम मिले और सबको नौकरियों का कोई साधन मिले। तो मैं समझती हूं कि जितना हमारा देश फूड प्रोसेसिंग में आगे बढ़ेगा, और दुख की बात यह है कि जो प्रोसेसिंग की हम देखें, मैंने आपको बताया कि हमारी प्रोडक्शन कितनी बढ़िया है, इसका सीधा संकेत जाता है कि हमारे देश के किसान कितनी मेहनत कर रहे हैं। और किसान भी मेहनत कर रहे हैं। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, ये उत्पादन को उगाने के लिए हमारा पानी घट रहा है, हमारी फसलें, हमारे सॉइल एक तरह से कह सकते हैं जैसे पेस्टिसाइड और यूरिया क्या कुछ हम लोग यूज करते हैं, हमारा सॉइल भी खराब हो रहा है। तो मैं समझती हूं कि वेस्टेज की तो बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। और वेस्टेज को जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्टेज इतना हाई है क्योंकि हमारी प्रोसेसिंग केवल 10% है, और जो फल और सब्जियों की पेरिशेबल्स की देखा जाए तो केवल 2%। अब सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर दुनिया में हो और प्रोसेसिंग सिर्फ 2% हो, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि हमारे पास स्कोप कितना है। और इसी स्कोप को देखते हुए और इस स्कोप को एम्फेसिस देने के लिए मैं समझती हूं कि प्रधानमंत्री जी ने इस बात को समझा कि इस मंत्रालय को फोकस देने की, और एक मंत्री सिर्फ इस काम को आगे बढ़ाने के लिए शायद उन्होंने जरूरत देखी। और हमारा निशाना मंत्रालय में यही है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सारे देश में क्रिएट किया जाए जिससे ये प्रोसेसिंग की एनवायरनमेंट ऐसी बने कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस काम में लगे। जिस करके जैसे मेगा फूड पार्क की स्कीम तो एक है, लेकिन जो मेरा सपना है, ये फूड पार्क्स बने बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मेरा आखिर में सपना यह है कि आज किसान अकेले अपने फसल पे निर्भर होकर नहीं रह सकता, क्योंकि कभी बरसात ज्यादा हो जाती है, कभी कम पड़ जाती है, कभी बीमारी लग जाती है। ये कुदरती क्रोपियों से बचने के लिए आज जरूरी है कि हर किसान अपनी फसल के साथ मंडी में बेचे, लेकिन खुद कुछ वैल्यू ऐड करके उसके पास भी ये साधन हो कि वो वैल्यू ऐड करके अपनी आमदन में वो भी बढ़ोतरी कर सके। तो मेरा सपना यह है कि हर एक किसान एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह हो, जहां उनके जो मर्द हैं वो किसान जो फसल उगाते हैं, और मैं समझती हूं हर एक घर की जो औरत है वो एक नेचुरल प्रोसेसर है, क्योंकि हम अपने रसोई में काम करते करते किस चीज से क्या अचार बनाना है, मुरब्बा बनाना है, सब्जी, वो हम नेचुरली जानते हैं। तो हर एक किसान की फैमिली घर पे उसकी प्रोसेसिंग हो और उसके बच्चे आगे जाके मार्केटिंग करें। ये नहीं कि किसी सरकारी नौकरी को ढूंढते फिरे या इधर उधर, वो क्यों नहीं खुद नौकरी देने वाले और बनाने वाले बने। सो एक एक किसान अपने आप में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह खुद प्रोसेसर बने और मार्केटिंग अपने जो किसान खेत में उगा रहा है उसको आगे उसकी मार्केटिंग करके उसको बेच के अपने आमदन में बढ़ोतरी कर सके। एक तो मैं समझती हूं कि इस मंत्रालय का एक तरह से मेरा अपना पर्सनल निशाना यह है, क्योंकि मैं भी एक किसान प्रदेश से आती हूं, पंजाब से। हमारा पूरा स्टेट किसानी पे निर्भर है। हालांकि पंजाब के किसानों को सोचते कि दूसरे किसानों से हालात उनके बढ़िया है, लेकिन मैं समझती हूं कि उधर के बढ़िया किसानों के हालात में भी बहुत सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि किसान देश के किसी कोने में होए, आज कुदरत की तरह उनके इनपुट्स में जो कीमतें बढ़ रही हैं, आउटपुट की कीमत उतनी नहीं मिल रही है। और जब कुदरत की तरफ से कोई ऐसी क्रोपी होती है, ऐसी मार पड़ती है, तो किसान बिल्कुल खत्म होने के हालात में आ जाता है, बहुत मजबूरी के हालात में आ जाता है। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा कि एक तरफ किसानों को ऐसा माहौल बनाया जाए जहां से वो आगे बढ़ सके, दूसरी तरफ जो ये हमारी फूड प्रोसेसिंग की मिनिस्ट्री है, मेगा फूड पार्क स्कीम के बारे में आप जानते हैं, जहां पे 50 करोड़ की सब्सिडी दी जाती है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, एक 50 एकड़ की जमीन में, जहां सब कॉमन फैसिलिटीज होए, और उधर इतनी जमीन छोड़ी जाती है उस कॉमन फैसिलिटी के साथ कि दूसरी छोटी यूनिट्स भी आके उस फूड पार्क के अंदर अपना यूनिट लगा के वो कॉमन फैसिलिटीज को यूज कर सके। और इसका मॉडल एक हब और एक स्पोक के मॉडल में है कि सेंट्रल फैसिलिटी एक जगह में होगी, लेकिन उस सेंट्रल फैसिलिटी को रॉ मटेरियल फीड करने के लिए किसान के खेत खेत तक आप प्राइमरी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज बना सकते हैं,
किसान के डोरस्टेप पे वहीं पे कलेक्शन, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, प्राइमरी प्रोसेसिंग हो और फिर सारा रीफर वैन्स के राही जाके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आ सके। और जहां पे ये सेंट्रल कॉमन फैसिलिटीज, जहां पे पैकेजिंग की, कोल्ड स्टोरेज की, हर एक तरह की फैसिलिटी हो, उधर बाहर के लोग भी आके अपनी छोटी छोटी यूनिट्स लगा सकें। तो मॉडल ये बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं शायद पिछली सरकारों ने, जैसे मैंने कहा, शायद पूरा ध्यान नहीं दिया। और यही कारण था कि 42 मेगा फूड पार्क सैंक्शन जरूर हुए, लेकिन 8 सालों में सिर्फ 2 चल सके, जब 24 महीनों में तो पूरा फूड पार्क शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन 8 साल बाद भी सिर्फ 2 ही चल पाए। और मैं ये भी कह सकती हूं कि जब फूड पार्क्स की बात होती है तो हमारे मंत्रालय की शान है पतंजलि, क्योंकि ये पहला फूड पार्क था। तो बाबा को और आचार्य जी को, दोनों को मैं बधाई दूंगी। और मैं समझती हूं कि पतंजलि एक नमूना है कि जे कोई ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई के साथ, सेवा भाव के साथ जे कोई सेवा करना चाहे, काम करना चाहे, तो कितने किसानों की जिंदगी में ये बदलाव लेके आए हैं ये तो आप समझेंगे और यहां के किसान समझेंगे। लेकिन कितने कंज्यूमर्स की जिंदगी में भी बदलाव लेके आए हैं ये अभी आचार्य जी ने बताया। तो ऐसे की विन विन सिचुएशन ये फूड पार्क्स के तरफ से हो सकती है, जो अच्छी तरह से लगाई जाए। तो हमारी मंत्रालय का यही फोकस था कि जे 42 मेगा फूड पार्क सैंक्शन हुए हैं, अब कोई ऐसे लोग जो 6-6 साल तक जमीन तक भी ना खरीदे लेकिन मेगा फूड पार्क का एक ब्लॉक करके बैठे रहे, तो ऐसे काम हमारी टाइम पे तो चलेगा नहीं। तो हमने बहुत स्ट्रिक्ट कदम और स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस दिए हैं। और आपको खुशी होगी सुन के कि जे 8 साल में केवल 2 चले थे, तो 1 साल के अंदर हमने 3 और चला दिए हैं। और मेरा निशाना है कि 4 साल के अंदर 42 के 42 सारे चला के छोड़ने। और जैसे मैंने कहा कि जब एक बारी ये उद्योग आ जाता है, पतंजलि में जब आ गया है, तो इनको चलाना है तो किसान का फायदा होना ही होना है, ऑटोमेटिकली वो चेन बनेगी। तो उत्तरांचल को 2 मेगा फूड पार्क्स दिए गए हैं, दूसरा उधम सिंह नगर में भी उसका कामकाज भी चल रहा है। मैं उम्मीद करती हूं कि अगले साल एक बार फिर आके उस हिमालयन मेगा फूड पार्क का भी मुझे इनॉग्रेशन करने का मौका बहुत जल्दी मिलेगा। और दूसरी बात, जैसे कोल्ड चेन्स की करी, आप ये भी जानते हैं कि हमारे मंत्रालय से कोल्ड चेन्स भी सैंक्शन होते हैं, जिसमें 10 करोड़ रुपए की ग्रांट सब्सिडी दी जाती है। उत्तराखंड को हमने 15 कोल्ड चेन्स मंत्रालय की तरफ से दिए हैं, 6-7 चल चुके हैं, 6-7 और बहुत जल्दी चल जाएंगे। और ये कोल्ड चेन्स का भी वही होता है कि स्टोरेज होए, राइपनिंग चेम्बर्स होए, फार्म लेवल पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर होए और बिल्कुल एंड तक कंज्यूमर तक भी पूरी चेन बनाई जाए रीफर वैन्स के, ताकि वेस्टेज होने का कोई संभावना ही नहीं रहे। क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा वेस्टेज होती है हार्वेस्ट के टाइम में और ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में। तो ये पूरी चेन एक सीमलेस ग्रिड पूरे देश में हो, जहां पे उगा रहे हैं और जहां पे कंज्यूम कर रहे हैं, पूरी कोल्ड चेन की एक सीमलेस ग्रिड हो विद जीरो वेस्टेज। यही हमारा निशाना है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक ऐसा देश है जहां दुनिया की 2nd लार्जेस्ट आबादी है और हर साल हमारी आबादी बढ़ रही है। और बढ़ती हुई आबादी के कारण जमीन तो घटेगी, क्योंकि घर भी बन रहे हैं, सड़कें भी बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो जिस देश की जमीन घट रही है, खाने वाले लोगों के मुंह बढ़ रहे हैं, तो उधर वेस्टेज की गुंजाइश क्या है? वेस्टेज तो जीरो वेस्टेज की गुंजाइश है। तो इस जीरो वेस्टेज तक पहुंचने के लिए हमारा टारगेट है। आज हमारे देश को जरूरत है टू ग्रो मोर फ्रॉम लेस लैंड टू फीड मोर पीपल। इस निशाने को जो लेंगे तो हमको जरूरी कि कोल्ड चेन और मेगा फूड पार्क की स्कीम को सबसे ज्यादा सपोर्ट देने की जरूरत है। और इस सपोर्ट को देने के लिए ही पिछले 1 साल के अंदर सरकार ने कई ऐसी चीजें करी हैं जो इस इंडस्ट्री को बढ़ोतरी दे सकती है। सबसे पहला बजट जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पेश किया, उसमें 2000 करोड़ रुपए नाबार्ड में अलग से रखे गए कि जो लोग मेगा फूड पार्क लगाना चाहते हैं या मेगा फूड पार्क के अंदर यूनिट लगाना चाहते हैं, उनको सस्ते इंटरेस्ट पे इधर से क्रेडिट दिया जाएगा, ताकि मेगा फूड पार्क के अंदर आप अपना यूनिट लगा सके। जो आपको बाजार में 11-12% में बैंक से आपको मिलता है क्रेडिट, तो यहां 9% में मिलेगा, ताकि मेगा फूड पार्क के अंदर जो आप लगाएंगे तो आपको उसका कुछ बेनिफिट मिलता है। इसी तरह पैकेजिंग और फूड प्रोसेसिंग मशीनरी, क्योंकि बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनरी जिससे पोल्यूशन घटे एनवायरनमेंट का, और पैकेजिंग की अच्छे तौर तरीके विदेशों से आते हैं, तो इस मशीनरी पे भी एक्साइज ड्यूटी घटा के 10 से 6% कर दी गई। और सबसे बड़ी बात
कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में डाल दिया गया है, जिससे आने वाले समय में इसका बहुत फायदा होगा, क्योंकि हर एक बैंक इसको प्रायोरिटी सेक्टर में लेगा। तो कई ऐसी चीजें हमारे मंत्रालय की तरफ से करे गए हैं जिसका आने वाले दिनों में नतीजा मिलेगा, क्योंकि आप ये भी जानते हैं एक ऐसा उद्योग है जिसका जेस्टेशन पीरियड, जब काम शुरू होता है जब तक उसका नतीजा, उसमें थोड़ा समय लग जाता है। तो इसका जेस्टेशन पीरियड एक इतना ऐसा होता है, तो आने वाले दिनों में इसका असर जरूर दिखेगा। आपने कुछ और बातें कही कि इधर एक नेशनल मिशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग को सेंटर से डीलिंक करके स्टेट को दे दिया गया है। ये बिल्कुल सही बात है। ये 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी, क्योंकि जैसे मेरे से पहले ये भी बोला गया कि दिल्ली में बैठे स्कीमें बनती थी, हम खुद इसका शिकार हो चुके हैं। मेरे प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो आधी सेंट्रल स्कीमों का बेनिफिट ही नहीं ले सकता था, क्योंकि किसी स्टेट को उसका बेनिफिट था लेकिन वो हमारे स्टेट में अप्लाई नहीं करता था, तो हम उस ग्रांट का वो शेयर अपने स्टेट में यूटिलाइज नहीं कर सकते थे। तो कई स्टेट्स को ऐसी दिक्कतें आती थी, और यही कारण था कि जब 14th फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया कि जहां सारे पैसे सेंटर के पास होते हैं और वहां से पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसको बदला जाए। और इतिहास में पहली बारी जो 32% सेंट्रल ग्रांट्स जो स्टेटों को दी जाती थी, अब 32 की जगह 42% सेंटर की ग्रांट में सीधा स्टेट को दे दिया गया और कहा गया अब जैसे आपकी प्रायोरिटी आप फिक्स करें, आप उस तरह से अपना पैसा खर्चें। तो ये मैं समझे एक स्टेट की तरफ से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं अब स्टेट्स की क्या प्रायोरिटीज हैं। एक तरह से तो बिल्कुल सही है, स्टेट के पास अपना फ्री हैंड होना चाहिए, वो अपना फैसला करें हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इसका डाउन साइड ये है कि कई सनराइज सेक्टर, जिसको जैसे फूड प्रोसेसिंग मैं समझती हूँ एक सनराइज सेक्टर है, लेकिन हो सकता है कि प्रदेश की सरकार को फूड प्रोसेसिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और लगता हो। सो ये जरूर इसका डाउन साइड है, और इसलिए मैं आप सबको कहूंगी कि आप मिलकर अपनी सरकारों को कहें कि आपको एडिशनल ग्रांट 10% ज्यादा मिला है। तो ये कहना कि हमारा ग्रांट शेयर घटा है, ये सही नहीं, क्योंकि 32 से 42% जब मिल रहा है तो घट कैसे सकता है, अमाउंट तो बड़ा है। अब उसमें से आप जरूर जो आपका फूड प्रोसेसिंग को आप फोकस दें तो जरूर आगे बढ़ेगा। जैसे मैं बताना चाहूंगी कि आपका ये नेशनल मिशन में जो हमारा जब हमारे पास होता था, फर्क क्या था, हम स्टेट्स को पूछते थे भाई आप किस यूनिट को आप कितनी ग्रांट देना चाहते हैं, और स्टेट्स रेकमेंड करके हमको रेकमेंडेशन भेजते थे और हम पैसा रिलीज करते थे। तो ये लंबी चेन को तोड़ने के लिए हमने कहा पैसा स्टेट को दे दो, आप अपनी मर्जी से खुद देते जाओ, सिर्फ वो टाइम गैप शॉर्ट हो जाए। और यहां यह भी हकीकत है कि उत्तराखंड को तकरीबन 4 करोड़ 96 लाख कह सकते हैं कि 5 करोड़ के लगभग जो इनको एलोकेशन थी, उसमें से आपने सिर्फ 3.65 आपने खर्चा, तो जितनी एलोकेशन थी स्टेट्स उतना खर्च नहीं रहे थे। इसीलिए हमने कहा कि ये स्टेटों को दे दे ताकि वो अपने आप खर्चे। और मैं होप करती हूं कि ये सरकार इस सेक्टर के इंपॉर्टेंस को देखते हुए हर एक प्रदेश की सरकार जरूर इसको एम्फेसिस दे, और हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेगा फूड पार्क और कोल्ड चेन्स बने। और एक और ऐसी कोई अम्ब्रेला स्कीम हम बनाने की सोच रहे हैं जिसमें ये चीज जो डीलिंक हो गई है इसको कैसे उसमें इंक्लूड किया जाए। लेकिन डीलिंक इसलिए करी है ताकि आपको फ्री हैंड मिले, आप अपनी मर्जी से और जल्दी आप अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकिए, उसकी तरफ हम देख सकते हैं। इसका एक बहुत जो और मैं समझती हूं कि बड़ा एडवांटेज मेगा फूड पार्क्स का, कि ये जो बिचौलियों का रिवाज होता है कि किसान को भी नहीं पूरे मिलते, कंज्यूमर को भी महंगा मिलता और बिचौलिया सबसे ज्यादा पैसे कमा जाता है। सो मेरे हिसाब से ये डायरेक्ट कनेक्शन जो फार्मर और प्रोसेसर के बीच में होगा, ये सबसे बड़ी बेनिफिट इस मेगा फूड पार्क स्कीम की होगी। मैं प्रदेश की सरकार को एक और भी अपील करती हूं कि हमारे मंत्रालय में ग्रांट्स दिए जाते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, लैब्स के लिए, टेस्टिंग लैब्स के लिए। आज बहुत जरूरी है क्योंकि आपके यहां पे जैसे फूड प्रोसेसिंग बढ़ रही है, 2 आपके फूड पार्क्स भी बन रहे हैं, इतना कुछ आपके प्रदेश में प्रोसेसिंग सेक्टर में बन रहा है, लेकिन आपके स्टेट से किसी ने आगे आके R&D के लिए या टेस्टिंग लैब्स के लिए भी हमारे मंत्रालय से ग्रांट मांगी नहीं है। तो एक स्टेट ऑफ द आर्ट बहुत बढ़िया लैब यहां पे हो, जहां पे बढ़िया तरीके से टेस्टिंग फैसिलिटीज हो, वो भी आप ऐसे लोगों से भी अप्लाई करवाइए ताकि ये प्रदेश में जहां पे फूड प्रोसेसिंग बढ़े वहां क्वालिटी फूड प्रोसेसिंग हो, एक ऐसी लैब हो जो उसकी क्वालिटी की टेस्टिंग भी कर सके। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपकी जो यूनिवर्सिटीज यहां पे हैं, जो R&D
कि कैसे प्रोसेसेबल वैरायटी बना सकते हैं या पैकेजिंग के कोई तरीके हैं, जो भी आपके स्टेट की रिक्वायरमेंट हो उसकी रिसर्च करने के लिए आप जरूर कोई प्रोजेक्ट जब बना के देंगे तो हम अपने मंत्रालय की तरफ से उसकी भी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो आप सबका मैं एक बार फिर बहुत धन्यवाद करती हूं कि मुझे इधर आपने आने का मौका दिया और उम्मीद करती हूं कि आने वाले दिनों में हम उत्तराखंड को रल मिलके जो आप चाहते हैं, आप वैसे की गाइडलाइन जैसे आपकी जो हार्ड कॉपीज आपने सब किए, जो वो हार्ड कॉपीज मेरे मंत्रालय में दें और फार्मर्स के साथ बात करके, छोटे फूड प्रोसेसर्स के साथ बात करके जो आप रिकमेंडेशंस देंगे, मेरी कोशिश ये होगी कि उनको इनकॉर्पोरेट करके ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिया जाए, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि आप फल फूल के आगे बढ़ सके और ये इंडस्ट्री आने वाले दिनों में हमारे देश के लोगों के हित के लिए, किसानों के हित के लिए बहुत बड़ा योगदान पा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास है इस समय हम 150 टन बना रहे हैं, अभी 1000 टन डेली बनाने की इसकी आगे से जाएगा। रात से जो बर्तन साफ करने वाला वो ऐसा जबरदस्त प्रसिद्ध है कि जो महिलाएं हैं ना बर्तन साफ करने वाली, वो हमारे प्रचारक है। वो वैसे पसंद वाला होगा तो साफ करेंगे, वो सिर्फ हाथ खराब हो जाते हैं। तो आप सोचो ना, बिना किसी विज्ञापन के 1000 टन डेली उसकी आज डिमांड क्रिएट हो गई है। हम 150 प्रोवाइड बायोवेस्टेज भी बहुत बढ़ा है। जो एस्टेट निकालते हैं उसका जो बच जाता है उसको बॉयलर में बना लेते, मैंने हर चीज का 100% इसका इम्प्लाई। हम लोग अभी गोवा बना रहे हैं, लीची बना रहे हैं, एलोवेरा सीजन में दिसंबर जनवरी फरवरी में आता है, उसी का फल बना के स्टोर करते हैं। ये ऑटोमेटिक जो है ना पूरी ऑटोमेटिक से यहाँ से जो क्लीनिंग करनी होती है यहाँ से क्लीनिंग करते हैं। ये मेन है स्प्लेंडर। कितना रेशो में ऐसे यहीं से देखो ये पूरे यहाँ पे पीछे बड़े बड़े रखते हैं ना, उतने रेशो में इसका मिला है। ऑटोमेटेड ही है, सारा मशीन में कंप्यूटर में ये इसमें क्या है? ये स्टेलाइजर यूएचपी इसको ये सब जूस का है। हाँ, ये तैयार हो गया। ये मेटल रेडी फॉर डिस्पैच है। टन आता है।
ये वेट को कम करने के लिए ना, डाइट के लिए क्योंकि आंवला ये तो आपको तो है ही नहीं ज़्यादा, फिर ये आंवला ये आंवला हो गया, ये आंवला छोटा हो गया, ये आंवला हो गया, करेला आंवला पेड़ होता है एक ना, और एक जामुन का गड्ढा। बहुत बधाई देती हूँ बाबा जी को, आचार्य जी को और इनकी टीम को। ये पतंजलि तो हम कह सकती हूँ कि हमारे देश की शान है। ऐसे का फूड पार्क मैंने दुनिया के किसी कोने में नहीं देखा है। जो इन्होंने इस स्थान में इतना कुछ बना दिया है, कितने लोगों का भला नहीं, कितने किसानों का भला, और इसको एक नमूना बना के पूरे देश में नहीं दुनिया में अडॉप्ट किया जाए। मैं तो बाबा जी को ये प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे और भी देश के दूसरे कोनों में बनाए। बहुत ही कोई चीज छोड़ी नहीं, कॉस्मेटिक से, दवाई से, आटा से, फल सब्जी, कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ पे बन रही है। और मैं तो बधाई देती हूँ कि ऐसी चीज मैंने ना आज तक देखी है, और बहुत बड़े बधाई के पात्र है कि कैसे 1.5 साल के अंदर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देश की शान बनाई है इस पतंजलि फूड पार्क। बहुत बढ़िया, आपका अभिनंदन।